साचे कोई न पति जेई झूठे जगपति आए, गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। कि दूध को बिकने के लिए गली गली घूमना पड़ता है और हाँ। शराब अपनी जगह बैठे बैठे बिक जाती है। Welcome to another episode of Money Talks Unscripted. I'm your host Pallavi. Finally हमें मिल गए विनायक सप्रे। इनको हम बहुत दिनों से चेस कर रहे थे, but somehow due to some personal reasons विनायक हमसे बात नहीं कर पाए। तो finally विनायक is with us. He is a financial coach and mentor to a lot of financial advisors. I welcome you Vinayak on this show. Thank you, Pallavi, and I was actually looking forward to have a conversation with you, but somehow, as you rightly mentioned, because of few personal issues, I was not able to take time out. But I am hoping that the conversation we are going to have in the next 30-40 minutes will have a great impact, or probably will the audience will find it fruitful for them. Absolutely. So I have a very interesting question in mind. So let me begin with that. आप अपने आप को कई जगहों पे ट्विटर पे भी मॉडर्न कबीर के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो व्हाट इज दिस होल इंक्लिनेशन और लव फॉर कबीर, मतलब ये कब आपने डेवलप किया एंड यू योरसेल्फ लाइक बीइंग कॉल्ड मॉडर्न कबीर? थोड़ा बताइए उसके बारे में। So actually this term was not coined by me, it was coined by my friends. Okay. And the reason being, since I come from Banaras, मैं बनारस की मेरी पैदाइश है। Okay. और जब मैंने दोहानोमी कंसेप्चुलाइज किया, आइडिया आया, जब किताब के पहले जब मैं सेशन करता था, किताब तो बाद में आई, उसके पहले मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए सेशन करना शुरू कर दिए थे। और तभी लोगों को लगा कि इनका नाम मॉडर्न कबीर रख देना चाहिए, क्योंकि ये कबीर जो है जैकेट वैकेट भी पहन लेता है, अंग्रेजी भी बोल लेता है थोड़ी बहुत, तो इनको क्यों ना मॉडर्न कबीर के नाम से जाना जाए। एंड आई लव द आइडिया एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर। एंड एज आई सेड, कबीर का रग रग में मेरे कबीर हैं, क्योंकि मैं बनारस से आता हूँ। तो जी। तो दोहानॉमिक्स की आपने बात की, सेशंस आपने इन चीजों पे बात करना पहले शुरू किया और फिर फाइनली आपने बुक लिखी। तो ये बताइए कि बुक का आइडिया कैसे आया? इन सेशंस में जो आपको रिस्पांस मिला उसकी वजह से, या फिर ये कोई ऐसी चीज थी जो बहुत टाइम से आपके दिमाग में थी कि एक दिन मुझे ऐसा कुछ कंपाइल करना है? क्योंकि जो इसमें थॉट्स हैं काफी अपने आप में यूनिक आइडिया है कि दोहे से आपने कैसे लिंक किया है मनी को और उसको काफी इंस्पिरेशनल बनाया है। सो टेल अस द जी। आइडिया बिहाइंड इट। So when I started tasting the success of my sessions with financial advisors with Dohas, then I said, if I want to take it out to the larger audience, I need to write something for investors. Okay. Because at the end of the day, and these are the financial advisors who will take this message out to the investors also. Right. And whilst it was there in my mind that I need to reach out to maximum number of people, and that's where I thought that if I write for investors, end investors, तो वो जरूरी है कि उनके लिए कुछ लिखा जाए। और चूंकि मैं ऑलरेडी एडवाइजर्स के साथ ये सेशंस कर रहा था कबीर वाले, तो मुझे खाली ये हुआ कि आगे और कबीर को पढ़ना पड़ा, ज्यादा कबीर और रहीम दोनों को ज्यादा पढ़ना पड़ा। तो मैंने करीब 4000 से ज्यादा दोहे पढ़े। इस किताब को लिखने के पहले 40 दोहे किताब में हैं और 4000 से ज्यादा दोहे पढ़े। और उसमें से ये किताब जो है वो निकल के बाहर आई। और एक कारण और है कि क्यों कबीर और रहीम, अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। तो आपको भी पता है कि बिहेवियरल फाइनेंस का या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ में। और अगर आप वो बिहेवियरल फाइनेंस के लेसन्स देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये लेसन्स, ये लाइफ लेसन्स ज्यादा है। इनका पैसे से ज्यादा व्यक्ति का पैसे के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं। और अगर आप कबीर और रहीम को सुनिए, पढ़िए, तो आपको समझ में आता है कि इन दोनों ने लाइफ लेसन्स की ही बात की है कि कैसे व्यक्ति अपने आप का अपना आचरण करे जीवन में, ताकि वो एक अच्छा इंसान बने। और अच्छा इंसान अगर होगा तो अच्छा इन्वेस्टर भी बन सकता है। और बस उन्हीं को लाइफ लेसन्स को अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो अच्छा इन्वेस्टर भी बन जाएगा।
हम्म। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मेरे दिमाग में आई व्हाइल आई वाज रीडिंग द बुक कि अगर हमें रीच आउट करना है मॉडर्न या करंट जनरेशन को, तो दोहा से कैसे वो कनेक्ट कर पाएंगे? मतलब आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस की बुक्स हैं जो मौजूद हैं, वो इंडियन कल्चरल उसको ध्यान में रख के नहीं लिखी गई हैं? वाज दैट दिस थॉट दैट केम टू योर माइंड, या फिर कुछ और भी बात थी कि आप अपनी बुक को यूनिक रखना चाहते थे, या मतलब व्हाट वाज द होल थिंग? ये मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि व्हाई ओनली Absolutely, दोहास? absolutely, absolutely. Thanks to you for asking this question. In fact, that was precisely the reason. मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, म्यूचुअल फंड कंपनी में, या हम्म। बाकी लोग भी अगर आप देखिए तो हम्म। मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जी। नो डाउट अबाउट इट। हम्म। लेकिन हम जो कम्युनिकेट करते हैं जिस भाषा में, वो हम्म। लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को अगर मुझे जन जन तक पहुंचाना है, आम हम्म। आदमी तक पहुंचाना है, तो मुझे उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हम्म। उसको समझ में आती है। तो राइट। उसको वॉरेन बफेट शायद समझ में ना आए, पीटर लिंच समझ में ना आए, सर जॉन टेम्पल्टन समझ में ना आए, क्योंकि ये इनकी दुनिया के लोग नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। उनको कबीर और रहीम, अकबर बीरबल, ये समझना बड़ा आसान है। और मैंने हम्म। कहा कि इसका जब तक मैं भारतीयकरण नहीं करता, तब तक ये संदेश लोगों तक अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। और हम्म। इस वजह से मैंने उसका भारतीयकरण करना शुरू किया। किताब यूनिक हो गई क्योंकि मतलब वो बाय डिफॉल्ट यूनिक हो गई। ऐसा कोई विशेष उसके लिए प्रयत्न किया हुआ नहीं था, लेकिन किताब यूनिक हो गई। आइडिया यही था कि इसका मुझे भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। राइट। क्योंकि ज्यादातर जो टेक्स्ट अवेलेबल है, अगर कोई भी बिगिनर है और वो जानना चाह रहा है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो ज्यादातर जो कंटेंट है वो इंग्लिश टेक्स्ट है, और वो भी क्योंकि हर जगह का एक कल्चरल इम्पैक्ट होता है। और हमारे लाइक जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोस में कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। घर में किस तरह का माहौल है बहुत ज्यादा। मनी को लेके, या फिर कॉन्सेप्ट्स हमारे बचपन में कैसे हैं, बेसिक्स हमारे कैसे हैं, इन चीज़ों से इन द लॉन्ग रन जी। हम कैसे डिसीजन मेकर बनते हैं, वो बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो थोड़ा आप अपने बचपन के बारे में बताइए, क्या आपने शुरू से ठान लिया था मैं कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड में मुझे कुछ करना है, या फिर यू हैड सम अदर प्लान्स? कैसे हुआ ये सब कुछ? Okay, so since you know I come from a place called Varanasi, Banaras, हुँ। काशी, जो नाम लेना चाहें। हुँ, हुँ। और ये था कि one thing was very clear in my mind. I didn't know whether I'll get into finance or not. ओके। If you ask me, media was my first love, and I started my career with media ओह ग्रेट! uh, because of my family background also. ओके। लेकिन एक बात ये तय थी कि मुझे दिमाग में ये था कि मुझे प्रसिद्धि पानी है, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे काम को लोग जाने, सो हुँ, दैट हुँ। लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। ओके। और ये चीज मेरे दिमाग में शायद ओशो को बहुत शुरुआती दिनों में पढ़ने से हुई, हुँ, हुँ। ऐसा हो सकता है शायद, आई डोंट नो, बट एक चीज जरूर हुई कि मेरे आसपास लोग बड़े अच्छे थे, ओके। मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, तो मुझे हुँ, विचार जो मेरे दिमाग में आया ना, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर विचारों वाले लोगों का मेरे साथ हुँ, हुँ। संगत हुई। ओके। तो उस समय ये चीज हुई कि नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग याद करें, या ओके। अगर मैं जब डेथ बेड पे पड़ा हूं तो तो ये मुझे थॉट लगे कि आपको यार मैंने जब। उस टाइम आपकी क्या उम्र रही होगी जब ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आए कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो लोग जाने मेरे काम को और मुझे? ये थॉट कब आया? व्हाट वाज़ द एज? ये मेरे ख्याल 16-17 साल की उम्र थी, तब से मेरे बट दिमाग में ये आई चीज वुड से ये काफ़ी रेयर है, क्योंकि अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो शायद ही कोई 16 या 17 साल में इन चीज़ों के बारे में सोचता है। मतलब इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के बारे में लोग सोचते हैं, अ, आगे चल के ये हो जाएगा 5 साल बाद या 10 साल बाद, शायद ही लोग ऐसा सोचते हैं, और ये चीज़ें उनके फाइनेंशियल लाइफ में भी लेटर ऑन पता चलती है, क्योंकि पहले तो वो मनी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते नहीं है, जानते नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और फिर उनको सही गाइडेंस भी नहीं मिलती है। तो आपने कहा कि आप बहुत अच्छी कंपनी में रहे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर रहा, या कोई ऐसा जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए व्हेन यू वर यंग? अ, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मैं काफी इंस्पायर हुआ, लेकिन मैं उस समय उनके साथ मेरी संगत मेरे ख्याल से जब मैं सिर्फ 7वीं 8वीं तक था तभी तक थी, नहीं 10वीं ओके। तक था, तब तब ओके। तक थी। ओके। और लेकिन उनके जो विचारों की क्लैरिटी थी, हुँ, हुँ। उसका इम्पैक्ट ज़रूर मेरे ऊपर हुआ। और उसके बाद भी जैसे मैंने कहा कि और भी काफ़ी लोग आए,
ये जो इनका शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये डॉक्टर श्याम गंगाधर बापट इनका नाम है, वाराणसी ओके, के ही हैं। ओके, वैसे तो ये मुंह बोले मामा हैं मेरे, लेकिन संस्कृत और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाते थे। हम्म, तो और है वैसे संस्कृत के टीचर, अच्छा, लेकिन हम लोग को 10वीं तक इन्होंने पढ़ाया ट्यूशन वगैरह। तो हम्म, उनका एक उनकी जो सादगी थी उसका एक मेरे ऊपर असर दिखाई दिया। हम्म, मैं आप ये कह सकती हैं। ओके, और उसमें ये हुआ कि वो हमेशा एक ही इज इन द रोल ऑफ अ गिवर। उनको हम्म, ऐसा नहीं कि अर्थ है, लेकिन अगर हम्म, आप उनके पास जाएं तो वो बहुत कुछ देने की उनके अंदर क्षमता है और वो देते हैं। तो हम्म, मैंने कहा कि अगर इसी तरह से अगर मुझे करना है, द ओनली डिफरेंस वाज दैट आई सेड नो, आई विल नॉट बी कन्फाइंड टू अ सिटी और अ मोहल्ला। हम्म, माय वर्क शुड बी read by more number of people। हम्म, तो उस वजह से फिर उस दिशा में मैं आगे बढ़ा। और वो शाहरुख खान की फिल्म का जो डायलॉग है वो कायनात वाला, अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ओके, कि किसी चीज को लोग मुझे दिल ऐसे से, मिलते हैं कि जी, किसी चीज को दिल से चाहो चाहो तो तो पूरी सारी कायनात कायनात। हमें उससे मिलाने में जुट जाती है। जी, जी। तो परफेक्ट, परफेक्ट, ऐसा ही हुआ। इनफैक्ट आई वाज जॉबलेस इन 98 99। ओके, करीब ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर आई वाज जॉबलेस, एंड इट वाज probably the toughest phase of my life। हम्म, और मेरे एक मित्र के बड़े भाई हैं, वो उनको शौकिया हाथ देखने की आदत है। तो मैंने उनको अपना हाथ दिखाया और मैंने कहा कि बताइए कुछ जीवन में होने वाला है कि नहीं, बिकॉज आई कैन से दैट आई हैड गिवन अप ऑन माय लाइफ एट दैट पॉइंट इन टाइम। मतलब इतना ज्यादा टफ फेज था। हम्म, तो उन्होंने हाथ देखकर कहा कि तुम तो गुरु मुंह की खाओगे। हमारे यहाँ बनारस में हर कोई एक दूसरे को गुरु ही कहता है। ओके, तो तो उन्होंने कहा कि तुम गुरु मुंह की खाओगे। हम्म, व्हाट ही मेंट वाज मैं अपनी वाणी की वजह से खाऊंगा, मतलब अच्छा, पैसे आएंगे मेरे पास। हाँ, 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 मैंने कहा हाँ, मुंह की खाया हुआ हूँ। ओके, समझ रही हैं आप, वो जी, जो मुहावरा है कि मुंह की खाना, मतलब हम्म, जो अंधे मुंह गिरा पड़ा है। मैंने हम्म, कहा मुंह की खाया हूँ। तो बोला देखो, इतने टफ टाइम में भी तुमको मजाक सूझ रहा है या हाजिर जवाबी जवाबी सूझ रही है, हाँ, तो यू विल डू वेल इन लाइफ। तो ओके, somehow I don't know whether I did well in life, I'm doing well in life or not, but yes, I'm content, I'm happy what I'm doing। राइट, राइट। सो बिसाइड्स डूइंग द वर्कशॉप्स, और जैसे आपकी एक और किताब है तेनाली और बीरबल के ऊपर है शायद वो किताब, उसमें भी जी, आपने जी, कुछ बीरबल कहानियों तेनाली के इन्वेस्टमेंट सूत्र। हाँ, तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट और कहानियों को कुछ जैसे आपने पहले भी कहा भारतीयकरण करने की आपने कोशिश की है, और आपकी किताबें लोग पसंद भी करते हैं। तो पहले ये बताइए कि क्या कोई अब तीसरी किताब है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ लॉकडाउन के दौरान कोई आइडियाज़ आपको आए? कैसे आप डिसाइड करते हैं कि मैं इस टॉपिक पर या इस कॉन्सेप्ट पर एक बुक लिखूँगा? हाउ डू यू प्लान योर कंटेंट? तो बहुत ज़्यादा प्लान तो नहीं किया, लेकिन जो एक फ्रेमवर्क जिसको मैं कहूँ कि हमेशा ये रहा है कि इसका अगर मुझे पर्सनल फाइनेंस पे लिखना है तो इसका भारतीयकरण करने की आवश्यकता है, और इसको इतना सिंपल कर दिया जाए कि हुँ, अब जैसे बीरबल तेनाली इन्वेस्टमेंट सूत्रा जो मेरी पुस्तक है, हुँ, वो एक 13-14 साल का बच्चे को भी अगर आप दे तो उसको समझ में आती है। हाँ, हुँ, इजीली पढ़ लेता है और उसको समझ में आता है। तो अगर मैं पर्सनल फाइनेंस पे लिखूंगा तो उसका भारतीयकरण करके ही लिखूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मैं पहुंच सकूं आसान भाषा में। हुँ, लॉकडाउन के दौरान मैंने प्रयत्न बहुत किए कि कुछ लिखा जाए ऐसा, लेकिन 3-4 आइडियाज दिमाग में आए, बट समहाउ इट डिडंट मटेरियलाइज। ओके, हालांकि हैविंग सेड दैट, इस दौरान मैंने काम स्कूलों के साथ काफी किया। अच्छा, पैसे की पाठशाला मैंने लॉन्च की, और हुँ, हुँ, आई रीच्ड आउट टू मोर देन 100 schools ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, और अखबार के लिए लिख रहा हूँ, तो हुँ, अखबार के हुँ, लिए भी लिखता रहा। तो ओके, ऐसे काम बिट्स एंड पीसेस में करता रहा, लेकिन किताब लिखने के लिए जो एक धैर्य, पेशेंस और कंटिन्यूटी की जरूरत होती है, समहाउ वो आगे बढ़ नहीं पाया। और हम होप करेंगे 3-4 जल्दी एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए ताकि हम एक नई बुक मिल जरूर। सके जिस पर हम चर्चा कर और सकें। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो जरूर शेयर कीजिए। डेफिनेटली हमारे खैर हमसे अच्छे आइडियाज़ आपके पास होंगे।
लेकिन हम और आइडियाज़ पे डिस्कस करें उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। कोई एक इंसिडेंट आपको याद है कि आपकी किताब पढ़ के या आपकी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद किसी ने शेयर किया हो कि उनकी लाइफ में बड़ा गहरा इम्पैक्ट आया या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर? जी, ऐसे 2-3 इंसिडेंट हैं, मैं एक इंसिडेंट ज़रूर बताऊँगा। एक तो ये कि एक महिला हैं जो एनजीओ चलाती हैं और स्ट्रीट चिल्ड्रन का ख़्याल रखती हैं। मैं ओके, जानता हूँ उनको वो, और फिज़िकली चैलेंज्ड टू एन एक्सटेंट बिकॉज़ ऑफ द ओबेसिटी ओके, ओके। है उनके साथ, लेकिन हुँ, उनका जो पैशन है उन बच्चों को पढ़ाने का, हुँ, हुँ। बट समहाउ व्हाट हैपेंड दैट उनके हार्ड अर्न्ड मनी was invested by a bank in इंश्योरेंस कंपनी। उनको एफडी बता के या जो भी करके उन्होंने अच्छा, इन्वेस्टमेंट करा दिया था। मिस सेलिंग का केस उनके साथ हुआ, मिस बताया सेलिंग उनको। का शिकार हो गई थी। ओके, और ओके। एक चीज ये भी हुई कि चूंकि वो पैशन उनका बच्चों को पढ़ाने में इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने फाइनेंस की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हुँ, एंड द हुँ। वर्स्ट थिंग हैपेंड इन 2011-12 दैट उनका डिवोर्स भी हो गया। ओके। तो उस दौरान उनको वो मेरे संपर्क में आई, और हुँ। फिर उनका जब मैंने गाइड करना शुरू किया, तो ऊपर वाले की कृपा है कि हर हफ्ते 10 दिन पे उनका कोई आशीर्वचन मुझे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, और हुँ, दुआएं देती रहती हैं। ऐसे हुँ। ही एक परिवार है जहाँ पे कि एक बच्चे को एजुकेशन प्लानिंग करनी थी उनके पेरेंट्स के लिए, और अच्छा, somehow they were struggling, and both of them, husband wife, are very very well educated people. In fact, husband was at हुँ। a very higher post in जब भी उन्होंने मेरे संपर्क में आए, उसके पहले ओके, वो काफी अच्छी पोजीशन पे थे। ही इज ऑल्सो नाउ अ फ्रीलांसर। अच्छा। लेकिन उनकी जब एजुकेशन प्लानिंग की और बच्ची आज पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, हुँ, तो हुँ। ये भी पति पत्नी बहुत दुआएं इसलिए देते हैं कि देखिए, ये काम कोई और भी कर सकता था मेरे अलावा, हुँ, लेकिन हुँ। साथ ही साथ ये हुआ कि इनका एम्पावरमेंट भी हुआ। तो आज वो अगर मैं उनसे 10 महीने बात ना भी करूं, तो मुझे पक्का मालूम है कि वो गलत डिसीजन अपने पैसे के साथ नहीं करेंगे, ओके। क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स भी लगातार क्लियर होते गए। और वहीं मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपका पैसा मैनेज करता है ना, हुँ। उसको आप, उसका एक काम और भी है, सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं हुँ, उसका हुँ। काम है, उसका काम आपको एम्पावर करना भी है हुँ, हुँ। समय समय पे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन के उभर के आए और आप अपने पैसे के साथ न्याय कर पाए। जी। लेकिन एक बात हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अक्सर ये होता है कि ठोकर खाने के बाद ही इंसान को जैसे हम कहते हैं कि अकल तब आती है। तो आपने जैसे दोहानोमिक्स में भी हमने कई चैप्टर्स में देखा आपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रोल के बारे में बात की है कि जो एक जी, रोल होती है, जो भूमिका होती है एक एडवाइज़र की वो सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शनल नहीं होनी चाहिए कि आपका अच्छा म्यूचुअल फंड आपका यहाँ पैसा लगाना है या फिर आपको फलाना इंश्योरेंस खरीदना है। आपकी लाइफ़ में उसकी बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो हमेशा आपको गाइड करता रहे। लेकिन जी। क्या सभी एडवाइज़र शायद इस तरह से ना सोचते हों, तो एक आम निवेशक को, इन्वेस्टर को आपकी सलाह क्या रहती है? वो सेल्फ अवेयर कैसे हो या फिर इस डिसीज़न तक वो कैसे पहुँच पाए कि उसको कैसे अपना एडवाइज़र चुनना है? उस बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार किया नहीं जाता। जी। आपको अगर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ, हुँ। तो आपको अगर एक फ्रिज खरीदना होगा, तो आप 5-6 लोगों से बात करते हो कि कौन-सी कंपनी का फ्रिज खरीदना चाहिए, है हुँ। ना? लेकिन जब बात पैसे की आती है, तो आदमी कहता है कि किसी एजेंट को बुला लेता है और उसको बोलता है, हाँ, कहाँ साइन करना है। हाँ। व्हाट इट सजेस्ट्स दैट यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी। हुँ। क्योंकि अगर आप हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप उससे सवाल पूछेंगे कि भाई, ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? ये मेरी गाढ़ी मेहनत की कमाई है, मुझे बताओ तो सही, ये जा कहाँ रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? बट व्हाई पीपल बिहेव इन दिस फैशन, उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि बॉस, नाउ आई एम अथॉरिटी, एंड हुँ। द गाय हु हैज कम टू माय प्लेस, ही इज लाइक, आप ऊपर नीचे हाथ की जो हम बात करते हैं कि मैं गिवर हूँ, और ये ऐसा है नहीं। हुँ, ये एक हुँ। बहुत बड़ी लोगों की गलतफहमी है। तो हुँ। इस केस में उनको एक तो उससे सवाल पूछने चाहिए कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है।
दूसरा, रैंडमली किसी को भी अपना एडवाइजर या सलाहकार ऐसा चुने नहीं। ओके। अगर आप छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, आपकी आप तो काफी उम्र में छोटी हैं, लेकिन आपसे अगर 7-8 साल 10 साल बड़े लोग जो होंगे, अगर आप उनसे बात करें तो आपको पता चलेगा कि उनके पास कुछ 10-12 इंश्योरेंस पॉलिसीज उन्होंने इसलिए ली होगी, कभी कि कोई साले का दोस्त आ गया, कोई रिश्तेदार का दोस्त आ गया, किसी को अपनी 12 पॉलिसी कंप्लीट करनी थी इसलिए आ गया, किसी को ऑब्लाइज करना था इसलिए 1000 रुपए का एक SIP दे दिया उसको, है ना। तो अगर आपने ये मूवी देखी होगी, और ये क्यों होता है आपको मैं कारण बताऊं। एक तो ये कि लोग अपने गाड़ी मेहनत की कमाई की रिस्पेक्ट नहीं करते, करेक्ट। वो आपको बोले जरूर, लेकिन वो आप उनकी जो जिस तरह की वो हरकत करते हैं उसमें दिखता नहीं। दूसरी चीज, अगर आपने एक पिक्चर देखी हो, अंदाज अपना अपना, आई थिंक सभी तो ने देखी अंदाज है। अपना अपना में, हाँ, किसने नहीं देखी होगी ये क्वेश्चन है। तो शक्ति कपूर का एक कैरेक्टर है, शक्ति कपूर के कैरेक्टर का नाम है क्राइम मास्टर गोगो, और उसकी एक पंचलाइन है, आया हो तो कुछ लेके जाऊंगा। दैट्स राइट। है ना। तो जब आप ये 12-15 इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनको दे देते हैं ना, इधर उधर बांट देते हैं, एक्चुअली होता है कि आप ये सोचते हैं कि ये गोगो है और इसको बस दे के चलता करो। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आपके पैसे की जो है वो वैल्यू नहीं होती, आपके पैसे के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, अगर मैं कहूँ थोड़े कठोर शब्दों में। तो इसलिए जब आप एडवाइजर चुने तो पहले तो ये करिए कि आपका और उसका ऑब्जेक्टिव अलाइंड होना चाहिए। सो व्हेन आई एम सेइंग ऑब्जेक्टिव अलाइंड होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आ रहा है वो कोई धर्म खाता खोल के बैठा है, वो he or she will earn from you, right? The only thing is that उसकी जो अर्निंग की प्रक्रिया है, या जो उसका जो आज मान लीजिए आपसे वो 10 रुपए कमा रहा है, कल 15 कमाए, 20 कमाए, उसके साथ साथ आपके भी पोर्टफोलियो का साइज बढ़ते रहना चाहिए। तो वो ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि उसकी जो कमाई हो रही है, उसकी कमाई उसी प्रोपोर्शन में बढ़े या घटे जिस तरह से कि आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ या घट रहा है। लेट मी पुट इट इन दिस वे। राइट। सेकेंडली ऐसा तो नहीं कि आपको कोई इंश्योरेंस देने के लिए या इन्वेस्टमेंट देने के लिए, क्योंकि उसके सर पे एक टारगेट है, वो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट पकड़ा के चला जाए कि ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। तो उसका प्रमोशन हो गया, वो तो चला जाएगा, राइट। वो आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो परसों किसी कहीं और चला जाएगा, कल कहीं और चला जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट की जो दुर्दशा हो सकती है उसका आपको अंदाजा भी नहीं। और ये अवेयरनेस आने में आपको लगता है कि ये अगर हम अर्ली एज में ये सारी चीजें बताई जाएं बच्चों को, या जब वो डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, दे आर स्टिल ग्रोइंग अप, अगर ये चीजें पहले से उन्हें बताई जाएं तो शायद दे माइट बिकम मोर अवेयर अबाउट देयर मनी। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 दोहे बता देता हूँ, जो कि आपने दोहानोमिक्स के लिए मुझे बुलाया है, इसलिए कि साधु की जो एडवाइजर का जो रोल है ना, वो ये नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि एडवाइजर मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है ही नहीं, दैट्स अ वो कॉमन इन्वेस्टर परसेप्शन। मैनेजर है। जी यस, दैट्स अ कॉमन परसेप्शन। वो एक्चुअली इमोशंस मैनेजर है, आप वो इन्वेस्टर मैनेजर है, ताकि आप जो गलतियां करें तो आपकी वो गलतियों को कम करें। सी देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग मनी, राइट। वन इज इफ ऑल योर कॉल्स गो राइट, यानी कि आपने जो भी स्टॉक खरीदा वो ऊपर जाना शुरू हो जाए, आपने जो म्यूचुअल फंड खरीदा वो ऊपर जाना शुरू हो जाए, आपने गोल्ड खरीदा वो ऊपर जाना शुरू हो जाए, आपको बेस्ट इंटरेस्ट मिलता हो एफडी पे, लेकिन ऐसा होता नहीं, राइट। द सेकंड थिंग इज इफ यू मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, ओके, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ एन एडवाइजर कम्स इनटू प्ले। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस स्पर्श से शोभी कंचन होए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास अच्छा एडवाइजर है जो आपको एम्पावर करेगा, तो आज जो आप एक फाइनेंशियली इलिटरेट कह लीजिए या अनअवेयर कह लीजिए, अगर आप एक पर्सन है, तो आपको वो सोने में बदल सकता है अगर वो आपका एडवाइजर अच्छा हो तो एम्पावर करना चाहिए उसको। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट
में अलग अलग हर किस्म के रिस्क होते हैं। हम लोग जब रिस्क की बात करते हैं तो सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट का ही रिस्क है, ऐसा तो है नहीं, राइट? तो उस उतार चढ़ाव के दौरान, जो आपके इन्वेस्टमेंट के उतार चढ़ाव हैं, उसके दौरान उसको एक मजबूत, उसके पास कंधा होना चाहिए जो आपके साथ खड़ा हो सके, कंधे से कंधा मिला के आपके हैंड होल्डिंग कर सके। तो मैं कहता हूँ कि साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मन। तो मुझे एक ऐसे एडवाइजर की तलाश है जिसका मन मेरे अंदर लगा हो, जाका पूरा मन, विपत्ति पड़े छाड़े नहीं, चढ़े चौगुना रहे। तो बुरे वक्त में मुझे छोड़ के जाए नहीं, बल्कि चारगुनी ताकत के साथ मेरे साथ काम करे, या मुझे मेरे साथ क्या कहते हैं, हैंड होल्डिंग करे। जैसे अगर मार्च में आपका एडवाइजर ने आपके फोन लेने से, अभी मार्च 2020 में जब बाजार गिरा 34%, उस समय अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, या आपको सामने से फोन करके ढांढस नहीं बंधाया, इट मीन्स यू आर नॉट इन राइट कंपनी। राइट। इनफैक्ट बहुत सारे आपने एग्जांपल्स दिए हैं दोहानॉमिक्स में, जिससे कि कोई भी ऐसा शख्स जो ऑलरेडी किसी की सर्विस लेता है, किसी भी एडवाइजर की, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इस बुक में जो भी चीजें बताई हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, वो एक बार तो जरूर सवाल करेगा अपने एडवाइजर से कि भाई आप तो इस तरह से नहीं रिएक्ट करते हैं, या फिर आपका और मेरा रिश्ता तो केवल तब होता है जब मेरा कोई पेमेंट जाना होता है, और केवल तभी हमारी बातचीत होती है। तो आपने बहुत ही बिल्कुल, वो ह्यूमन का साइड रिश्ता को है। आपने टच किया इस बुक में। बट एट द सेम टाइम हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि इतनी 40 चीजें तो अभी डिस्कस करना मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी ऐसी 3 या 4 चीजें जो आप बता पाएँ जो इस बुक में भी हैं और आप हमेशा लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा ध्यान में रखनी है जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो? जी। अ, एक तो ये है कि जब भी आप शुरू करें, हुँ, मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, दैट हैव लार्जर पिक्चर इन लाइफ। ओके। ओके, इट कुड बी quantifiable, it may not be quantifiable. हुँ, हुँ, Okay, so for example, one can say I want happiness, या हुँ, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हुँ, उसको आपको मेजरेबल करने के लिए आपको एक नंबर देना पड़ेगा। जैसे अगर मेरी उम्र 25 साल है और मैं कहता हूँ मुझे 45 साल की उम्र तक फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, राइट। उसके बाद आप जर्नी शुरू करिए। हुँ, आपका डेस्टिनेशन डिफाइंड होना बहुत जरूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हुँ, ज्यादातर लोग पैसे गंवाते इसलिए क्योंकि उनका डेस्टिनेशन ही डिफाइंड नहीं होता। हुँ, और धैर्य, अनुशासन, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों को समझाते हैं ना, बस वही चीजें अपने ऊपर भी लागू कर लीजिए। आप अपने हुँ, बच्चों को क्या कहते हैं कि बेटा धैर्य रखो, पेशेंस हुँ, होना चाहिए, हुँ, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम टेबल रखो, ये करो। जो आप वहां समझा रहे हैं, बस आप वही उंगलियां आप अपनी तरफ कर लीजिए कि ये मुझे करने की आवश्यकता है। तो रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करिए, हुँ, पेशेंस रखिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो स्कूल में अच्छे नंबर मिले वो उसके गणित के कार्य ये करके सवाल सॉल्व करके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए अपनी लाइफ में। उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। पैसा रातों रात कभी नहीं बन सकता। एक हुँ। चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा ज्यादा बनाना है कि जल्दी बनाना है, ये क्लियर होना चाहिए। दोनों राइट। एक साथ नहीं हो सकता, हुँ, लेजिटिमेट वे में दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, राइट। तो इनफैक्ट ये जो कुछ आपने 2 चीजें हैं। चीज़ें मेंशन और की, ज़्यादा या जल्दी, तो ज़्यादातर लोग जो हमें मिलेंगे वो शायद ये कहेंगे कि मुझे ऐसी स्कीम चाहिए जो फटाफट मुझे पैसे डबल कर दे, मुझे ऐसा कुछ बता दो। जी ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई फ्रेंड या कोई भी आपके पास आया हो और उसने बोला हो कि मुझे इतनी डिटेल नहीं जाननी है, मुझे बस ये बताओ कि कहाँ पे पैसा जल्दी और ज़्यादा से बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप जी। क्या समझाते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुँ, तो अगर 6 महीने में डबल की अपेक्षा है, अपेक्षा का क्या है, आप जो मर्जी अपेक्षा कर सकते हैं। तो 6 महीने में अगर डबल की अपेक्षा है, तो 6 महीने में 1/4 होने की तैयारी रखिए। हुँ। उस बारे में तो शायद कोई नहीं है सोचेगा। लॉस का ना? कोई हाँ, वो स्पेकुलेशन करना नहीं चाहता। बिकॉज बिकॉज ऐसा आदमी क्यों सोचता है? हुँ, अगर आप इस बात पे गौर करिए, आदमी ऐसा इसलिए सोचता है कि उसको इतनी ज्यादा छलावा बातें दी जाती हैं कि हुँ, उसको लगता है कि वाओ, दिस इज वेरी इजी टू मेक, हुँ, कि 6 महीने में डबल तो हो ही जाएगा।
है ना? और उस समय मेरे जैसा आदमी अगर बोलेगा कि भाई साहब धैर्य रखिए, आप अनुशासन रखिए, तो उसको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं होगा और इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द पीपल विल एंड अप बर्निंग देयर हैंड्स। तो मैं एक दोहा ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ कि और उस वक़्त मेरे जैसा व्यक्ति जब देख रहा है कि अरे आदमी हाथ चलाने जा रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो वो कहता है कि साँचे कोई न पति जेई झूठे जगपतियाए, कि सच्चे व्यक्ति की कोई कदर नहीं करता। हुँ, झूठे के पीछे सब भागते हैं। हुँ, हुँ। हाँ, ग्लैमर वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलता है ऐसा ही। लोग वहीं तो जाते उसके हैं। लिए कोई वास्तुशास्त्र की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मंदी की वजह से फलाना शराब की दुकान बंद हो गई। क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए होती है। दूध पीने हुँ, में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, शराब पीने में एक्साइटमेंट होती है। तो इसी तरह से जब आप अपने पैसे में एक्साइटमेंट ढूँढने जाएँगे, हुँ, तो मोस्ट लाइकली यू विल बर्न योर हैंड्स। गुड। क्योंकि यहाँ पर हम बुक्स की बात ना करें थोड़ा-सा इनकम्प्लीट रहेगा तो हमने दोहानॉमिक्स के बारे में बात की, हमने आपकी दूसरी जो बुक है उसके बारे में भी चर्चा की। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप खुद कितना अपनी नॉर्मल लाइफ में कितना बुक्स पढ़ते हैं? और कोई ऐसी बुक है जो जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो या फिर आपको लगा हो कि ये डेफिनिटली पढ़नी चाहिए उन सब लोगों को जो कुछ सीखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में? अ, पर्सनल फाइनेंस के बारे में मुझे 2 पुस्तकें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे आर्टिकल्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो मैंने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एक पुस्तक है, ओके। जो मैं कहूँगा कि लोगों को पढ़नी चाहिए, डैनियल हुँ, कैनेमन की पुस्तक है ये। ओके। और फिर प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल एक किताब तो है, और आप अपने डैन आप को अरेली कैसे की। बिज़ी रखते हैं? बिसाइड्स रीडिंग एंड राइटिंग और वर्कशॉप्स के अलावा आप क्या करते हैं? वर्कशॉप्स के अलावा मैंने अभी पैसे की पाठशाला शुरू की है बच्चों के लिए, हुँ, जो टीनेजर्स के लिए है और एज़ आई टोल्ड यू मैं ऑलरेडी 100 से ज़्यादा स्कूलों को टच कर चुका हूँ, मतलब आई हैव डन प्रोग्राम्स फॉर देम हुँ। और इसी ये दिशा काफ़ी में आगे कदम ये बढ़ा रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जो ग्रोइंग एज होती है, टीनेज उस उन बच्चों को आप सिखाते हैं मनी के बारे में और उनसे बात करते हैं। कोई यूनिक ऐसा कोई वाकया या कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? कि किसी बच्चे ने कुछ बहुत ही मज़ेदार सा सवाल पूछा हो और आपको लगा हो कि इसका मैं क्या जवाब दूँ? या कुछ भी ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहें यहाँ पे? ऑफहैंड मुझे ऐसा सच याद नहीं, लेकिन हाँ, बच्चे कठिन सवाल पूछते हैं और हुँ, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। आम तौर पे अगर मैं कहूँ तो बच्चों के सवाल ज़्यादा मैच्योर होते हैं उनके अभिभावकों के मुकाबले। अच्छा। और द द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस पैसे की पाठशाला वाज़ आज से 25-30 साल पहले तक ज़्यादातर हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करते थे, हुँ, राइट? तो उसमें दादी-नानी का एक खास रोल होता था। अभी आजकल के बच्चे इतने लकी नहीं होते हैं कि उनको दादी-नानी से कहानियाँ सुनने को मिले। हुँ, तो उन दादी-नानी की जो कहानियों के पीछे उद्देश्य ये होता था कि वो अ, जो वैल्यू सिस्टम है, हाँ। वो बच्चों में डालने की कोशिश करते थे, है हुँ, ना? वो एक उनका रोल था। ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं था इसलिए वो करती थी। हुँ, ये डिफाइंड रोल है कि वो दादी-नानी की कहानी जिसने सुन ली, वो रजिस्टर हो गई। हुँ, तब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मैं 8वीं 9वीं के बच्चों को के दिमाग में ये चीज़ डाल दूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, क्या-क्या गलतियाँ आप नहीं करें तो ऐसा होगा, किस हुँ, तरीके के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, है ना? हुँ, तो अगर मैं 13-14 साल के बच्चे के दिमाग में ये सारी चीज़ें अगर अभी से डालना शुरू करूँ, तो वो अपने हार्ड अर्न्ड मनी के साथ वो न्याय कर पाएगा। हुँ, और हुँ। इस वजह से ये पैसे की पाठशाला का कार्यक्रम शुरू किया और बहुत सारे स्कूलों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया इसका और अ, इंशाल्लाह आगे और भी आई हैव नॉट इवन स्क्रैच्ड द सरफेस क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं। होपफुली बट मोर एंड मोर स्कूल्स विल कम। इट्स अ ग्रेट बिगिनिंग कि कम से कम इस लाइन में या इस चीज़ को लेके कुछ एक कदम तो उठाए जा रहे हैं। इनफैक्ट एक आखिरी सवाल है मेरा इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें जैसे शायद आपने बुक में भी कहीं ये चीज़ मेंशन की है कि दोहे जैसे हमने बचपन में पढ़े और उतना तब क्योंकि यंग एज होती है इतना हम रेलेवेंस नहीं समझ पाए और फिर हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब के बाद इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि जो एसेंस थी इन दोहों की संत कबीर और रहीम के दोहों की, वो हम एक्चुअली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और
आप के ज़रिए या फिर आपके जो जो भी आपका काम है, आपके शोज़ के ज़रिए ये लोगों तक आप पहुँचा रहे हैं, बहुत ही एप्रिशिएट करना चाहेंगे हम इसे। बट स्कूल लेवल पे आपको लगता है कि बिहेवियरल फाइनेंस या फिर मनी के बारे में थोड़ा और एम्फसाइज़ करना चाहिए स्कूल्स को, सभी स्कूल्स को या फिर मेबी गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या कुछ कैसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जूनियर लेवल पे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को इसके बारे में पता चले? जी, अगर ये स्ट्रक्चर्ड वे में हो तो नथिंग लाइक इट, देन हुँ, यू मे और मे नॉट नीड विनायक सप्रे, बिकॉज़ अगर ये स्ट्रक्चर्ड वे में होगा हुँ, तो ऑब्वियसली अपने आप वो सिस्टम में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने पैसे की पाठशाला कार्यक्रम जो किया, हुँ, उसमें कई जगह पे मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किए, ओके, जहाँ की टीचर्स विल डू दीज़ थिंग्स। अभी राइट, लेकिन यहाँ पे जो चैलेंज है वो ये है कि अगर वो स्कूल या वो प्रिंसिपल ने वो आइडिया बाय कर लिया तो ठीक, बट समवन हू रिप्लेसेस हिम और हर मे हुँ, नॉट लाइक द आइडिया, हाँ, राइट? तो वो कंटिन्यूटी चली जाती है। हुँ, जहाँ तक मुझे पता है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है हुँ, उसमें इन सब चीज़ों का ज़िक्र है कि ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग और इन सब चीज़ों पे गौर किया जाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एनएससी एकेडमी में भी मैं बतौर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चुना गया हूँ। तो ओह ग्रेट! उनके साथ भी हो सकता है भविष्य में काम करने का मौका मिलेगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम चाहेंगे कि ये मैसेज आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ और स्पेशली बच्चे क्योंकि अल्टीमेटली दे आर द फ्यूचर और अगर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो अगर अवेयर हो जाएगी तो काफ़ी कुछ बदल सकता है और इंडिविजुअल लेवल पे भी हम चाहेंगे कि आपका मैसेज ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। बहुत ही मज़ेदार इंटरैक्टिव सेशन रहा। थैंक यू सो मच विनायक हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और मनी टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू पल्लवी, और बहुत अच्छे सवाल आपने किए और दिल खुलास बातें हुई, और आशा करता हूँ भविष्य में भी हम लोग वापस से एक बार बात करेंगे। आप जैसे ही अपनी नई बुक लेकर आएँगे डेफ़िनेटली हम फिर से मिलेंगे और मीनव्हाइल आपकी तेनाली वाली किताब भी बाकी है। तो बहुत कुछ है अभी जो हमें चर्चा करनी है। बट फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।